कराची में होने वाला बड़ा एहतजाज जिस पर किसी की निगाह क्यों नहीं है। जनरल फैज के खिलाफ गवाहन में दो बड़े नामों का इंकशाफ। अल्ताफ हुसैन के गाने पर उठाया जाता है तो उसे क्यों नहीं उठाया जाता, ये किस पर इशारा हुआ है। आफाक अहमद की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में एंट्री और 5 बड़े सवालात, वो कौन से सवालात हैं जो बहुत जरूरी हैं। सईद गनी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब का मामला क्या हुआ, हकीकत फसाना या फिर फसाद। और कराची का डकीबाई यानी के नादिर अली एक बड़े स्कैंडल में मुलव्विस है, वो अरबों रुपए का गेम क्या है आपके सामने इंकशाफ करने वाला हूं। नादिर अली हाजिर हो। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज के प्रोग्राम में शायद आपको वो बहुत बड़ी तहलका अंगेज खबरें मिले जो आगे चलकर बहुत बड़ी होने वाली है। न सिर्फ कराची, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास बल्कि पूरे पाकिस्तान के हवाले से इसमें बड़ी चीजें छुपी हुई हैं। और आज जो खबरें हुई उसका मैं बहुत सारी चीजों का ऐनी शाहिद हूं कि क्या मामलात होने वाले हैं। उन सब के लिए जरूरी है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डरिए नहीं, कोई लापता नहीं करेगा, घबराइए नहीं, कोई घर नहीं आएगा। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर की तरफ हम जाएं या थोड़ा इंतजार करें। चलिए आइए सबसे पहले हम खबर की तरफ चलते हैं। और पहली और सबसे बड़ी अहम खबर है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की निगाह अगर किसी पर जमी हुई है तो वो एक इंतहाई अहम केस है जो चल रहा है, जो दौड़ रहा है, लेकिन नजरों से ओझल है। वो कि जिस पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार है, वो कि जिस पर सियासी जमातों का इन्हिसार है। वो मामला है क्या, ये बहुत अहम है और वो है जनरल फैज हमीद का मामला। जनरल फैज हमीद का मामला किसी से ढका छुपा नहीं है। पिछले साल से अगस्त में जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनकी गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया था कि उनका कोर्ट मार्शल होगा और उनके खिलाफ एक केस चलेगा। इस केस को चलते हुए साल भर से ज्यादा हो चुका है। कुछ लोगों ने वीलॉगर्स ने ये खबरें चलाना शुरू कर दी कि जनरल फैज हमीद का मामला अंजाम की तरफ पहुंच रहा है, पहुंच चुका है, किसी ने उनको सजाएं सुना दी। मगर अब दो बड़े सहाफी हैं, एक बहुत बड़े नाम कहे जाते हैं जिसमें एक बड़ा नाम फखर दुरानी का कहलाता है। फखर दुरानी ने इस्लामाबाद से यह खबर दी है कि उस अहम केस में उनके ही दो बड़े करीबी दोस्त जिनका ताल्लुक उन्हीं के डिपार्टमेंट से यानी कि फौज से है, ब्रिगेडियर के लेवल के थे, दोनों का ताल्लुक चकवाल से था, और चकवाल से ही जनरल फैज हमीद का ताल्लुक था। ये बड़ी खबर ब्रेक हुई है कि वो उनके खिलाफ बाकायदा वादा माफ गवाह बन चुके हैं। लेकिन अब ये केस अंजाम तक नहीं पहुंचा है और इस पर जाहिर सी बात है बहुत सारा सियासी निसार है कि क्या वो इमरान खान के हवाले से केस आगे बढ़ता है, 190 मिलियन पाउंड का केस बढ़ता है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही थी। इस हवाले से कि जनाब आगे 9 मई जो हुआ था उस हवाले से क्या केस सामने आता है, तो सबकी निगाहें उस केस की तरफ है। लेकिन वो केस चल रहा है, नजरों से ओझल है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो केस चल रहा है, अभी इख्तिताम तक पहुंचा नहीं है और बहुत सारी खबरें जाहिर उससे ही वाबस्ता होगी। अगली बड़ी खबर की तरफ आता हूं। कराची में अगर मिजाह के जरिए अगर दिन दुगनी रात चुगनी किसी ने तरक्की की है तो वो नादिर अली है। नादिर अली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पकाओ से हर एक को तंग कर कर वो इस तरह की वायरल वीडियोस उन्होंने कही और बाद में शिफा की तरह बड़े बड़े लोग उनके सामने आए जनाब शोज करने के लिए। और बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा कि जनाब क्योंकि इनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है तो जनाब शो में बैठ जाते हैं, रेटिंग तो आएगी, चाहे उसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब हो या और मौलाना तारिक मसूद हो और पता नहीं कौन 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 लोग हो। खैर बात ये नहीं है, लेकिन बात ये है कि मुझे किसी ने कहा था, FIA कराची से मैं किसी केस के हवाले से गया था तो वहां पर मुझे पता चला कि डकी भाई से पहले FIA में
कुछ इन्वेस्टिगेशन नादिर अली से भी हुई है, और वो नादिर अली से जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, ये मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूं जिसका नाम है वर्ल्ड 777 के नाम से ये वेबसाइट मौजूद है, और ये जुआ करती है, सट्टा करती है। एक जमाने में नादिर अली ने इसकी तर्जुमानी की है, ये बात सामने आई है, और जिस तरीके से बड़े नामों में डकीबाई और दीगर लोगों की बात कही जा रही है, तो मैंने एफआईए से यहाँ कराची में पूछा था कि नादिर अली का इस हवाले से क्या कोई मामला सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहले ये मामला हो चुका है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मुतवक्के है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। एक हमारे दोस्त हैं सहाफी मंसूर अली खान, उन्होंने शायद उनसे कोई बात की है, लेकिन मैंने कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। मगर कराची के कुछ लोगों पर ये अजाब आने वाला है, और अजाब तो जाहिर आजकल लाहौर में आया है। वो कहते हैं ना कि भाग लाहौरी भाग पानी आया, भाग लाहौरी भाग पानी आया। हम तो कराची में तो हमेशा ही कहते रहते हैं कि बरसात आती है तो जाहिर है कुछ ना कुछ अजाब हम पर ही हमेशा ढाला जाता है, लेकिन इस बार लाहौर में आने वाले सैलाब ने बहुत सारे लोगों को क्या आंखें खोल दी है। एक 5 सेकंड का क्लिप सुने तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 सेकंड का ही सिर्फ क्लिप आपको मैं दिखा रहा हूँ, आगे की तफसील आपको जाके बताता हूँ। तो दरियाओं के किनारे आबादियाँ और हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना बंद करें। ये अमीर लोग पैसे के लालच में लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। मुझे ना जाने क्यों ये सैलाब, ये चीजें देखकर मोइन अख्तर साहब याद आता है। मोइन अख्तर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मोइन अख्तर का पढ़ा हुआ एक शेर मुझे पता नहीं क्यों याद आता है इस मौजू पर। मोइन अख्तर का ये पहला वाला शेर सिर्फ सुनिए कि डॉलर कैसे आते हैं, जब बारिश आती है अजाब आते हैं तो फिर डॉलर आते हैं। सुनिए मोइन अख्तर साहब को। डॉलर उस वक्त ही मिलेंगे हमें, जलजला आए या अजाब आए। क्या कहने, अपने अल्लामा जागते ही रहे, अपने अल्लामा जागते ही रहे, किस तरह उनको फिर ये ख्वाब आए। मोइन अख्तर साहब भी कमाल के थे, बहुत सारी बातों में बहुत कुछ दे देते थे, और अब आपको भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी मोइन अख्तर के इस शेर के बाद, और आपको आइंदा दिनों के अंदर सुनने भी ये बात बहुत ज्यादा महसूस होगी। तो पहली और अहम खबर तो यहां से आगे बढ़ते हैं। आइए अगली खबर की तरफ आता हूं, और अगली खबर है बहुत ज्यादा अहम है। आफाक अहमद साहब के हवाले से मैंने कहा था कि उन्हें एनओसी नहीं मिल रहा था। बाद में शाम के वक्त 28 तारीख को उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फेडरल बे एरिया में मेन शाहराह पाकिस्तान पर वाटर पंप चौरंगी जो है उससे पहले उन्होंने एक बैंक्वेट बुक किया था, वहां उन्हें प्रोग्राम करना था, और उसके बाद मेरी इत्तलात के मुताबिक शाम के वक्त उनको एनओसी वहां पर जारी हुआ, और उसके बाद उनका प्रोग्राम हुआ। खबर चाहिए थी हमें, और खबर कई हवाले से बहुत ज्यादा अहम थी। सबसे पहला और सबसे अहम नुक्ते से हमने खबरें, जाहिर बहुत सारी खबरें हमें चाहिए थी, बहुत सारी चीजें हमें चाहिए थी, तो बहुत सारे मामला में हमने कहा एक नए सूबे का मामला चल रहा है। इनका कहना यह है, इन्होंने जो अपने खिताब को शुरू किया और खिताब के 7वें मिनट में इन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा था कि जनाब सूबे बनने चाहिए, और उन्होंने इसकी तायीद की थी, और उसके बाद तमाम लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं। जरा 7वें मिनट पे फील्ड मार्शल के मुतालिक उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। नारे लग रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने वाले हैं। फील्ड मार्शल ने कहीं बैठकर इनकी बात की हिमायत की थी, आर्मी चीफ ने सिर्फ हिमायत की थी। इन्होंने कहा कि जनाब बहुत सारे यूनिट्स होने चाहिए ताकि इंतज़ामी यूनिट ज़्यादा होंगे तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती है, जो इस करप्शन की वजह से पूरा यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर तबाह हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, सेम उन्होंने आईएसपीआर का भी नाम लिया। अब उनका एक बड़ा अहम सवाल था कि जनाब अगर उन्होंने कहा, और उसके बाद आज से करीबन कोई 5 साल पहले पंजाब में 2/3 अक्सरियत से पंजाब की असेंबली ने अलहदा सूबे की बात कही थी, तो पंजाब जब कानून के मुताबिक अगर कोई सूबाई असेंबली की 2/3 अक्सरियत अगर पेश कर दे तो उसके बाद उसके सूबे बनने के लिए कौमी असेंबली और सेनेट में करारदाद होनी चाहिए, और फिर वो सूबा बन जाता है। लेकिन जब पंजाब में 2/3 अक्सरियत के साथ ये मामला हो गया था, तो फिर वहां सूबा क्यों नहीं बना? जरा 5 सेकंड का उनका ये जुमला सुनिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पंजाब असेंबली ने 2/3 मेजॉरिटी से जनूबी पंजाब के लिए सराइकी सूबे की करारदाद को मंजूर करके रखा हुआ है कि नए सूबे बनने चाहिए। अगर 2/3 मेजॉरिटी से पंजाब के अंदर रेजोल्यूशन पास हो चुकी तो उसको नया सूबा बनाने के अंदर क्या कबाहत है? इसका मकसद है कि पंजाब को तकसीम करने की किसी की ख्वाहिश नहीं है। आपने उनका जुमला सुना कि वो क्या कह रहे हैं कि पंजाब में जब बना, अब वो कह रहे हैं कि जब पंजाब में सूबा नहीं बना तो सिंध में सूबा कैसे बनेगा? यानी कि पंजाब असेंबली ने जिसने 2/3 अक्सरियत के साथ ये पास किया हुआ है, तो वहां सूबा नहीं बना तो यहां सूबा कैसे बनेगा? ये किसी के कहने पर बन रहा है
या सिर्फ और सिर्फ ये एक फरमाइशी प्रोग्राम है कि जिसमें कुछ और मामला आते हैं। अब आकर उन्होंने कहा कि यहां पर शोषा चल रहा है कराची सूबे का। आफाक अहमद साहब ने कहा कि भाई हमें कराची सूबा कबूल नहीं है, अगर सिर्फ कराची को सूबा बनाया जाएगा तो हुआ यह था कि जब पाकिस्तान बना तो जो पाकिस्तान का हिस्सा बना और जो मुसलमान वहां पर आबाद थे, जो इंडिया के इलाके थे, वहां पर उनके साथ बहुत जुल्म और सितम रवा रखा गया। तो अगर अपने खिताब के 15वें मिनट में वो ये कहते हैं कि जनाब अगर सिर्फ कराची सूबा बनेगा तो हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, इन सब जगहों पर महाजिरों को क्या कटने मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये 15वें मिनट में इन्होंने कहा है, जरा सुनिए। और अगर अर्बन एरियाज में यानी शहरी इलाकों में यहां से लेकर सक्कर तक मेरी कौम के लोग आबाद हैं, टंडो आदम में, टंडो लयार में, मीरपुर खास में, शहदादपुर में, शाहपुर चाकर में, नवाबशाह में, तो कराची सूबा बनाकर मैं बाकी कौम के लोगों को गाजर मूली की तरह कटवा दूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। ना आफाक ऐसा होने देगा, ना आफाक की कौम ऐसा होने देगी। आफाक की कौम ना अपनी जमीन तकसीम होने देगी, ना अपनी कौम को तकसीम होने देगी। अच्छा, मैं क्योंकि आपको पूरा वक्तन बता रहा हूं, अब इस हवाले से उन्होंने जो पूरी तमहीद बांधी, उस तमहीद का मकसद सिर्फ ये था कि उनका कहना यह था कि जनाब ये जो कराची सूबा बनाया जा रहा है इसके बजाय अर्बन सूबा बनाया जाए, जबकि हमारी इत्तलात ये थी कि जनाब जुनूबी सूबे की बात हो रही है, यानी कि नीचे का जो जुनूबी सूबा चांगशोरों तक आएगा वहां तक की बात की जा रही है। इसमें ठट्टा बदीन सजावल की भी बात होगी, लेकिन एक एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें कराची सूबे की बात की जा रही है। दूसरी तरफ इनका मौकिफ यह है कि जनाब जब 2/3 अक्सरियत से पंजाब में हुआ, वहां नहीं हुआ, तो इस वक्त क्या किसी की ख्वाहिश पर हो रहा है या फिर वाकई में कोई संजीदा मामला आते हैं। उन्होंने एमक्यूएम पर बड़े शदीद तनकीद की और एमक्यूएम पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि जनाब ये जो सारा मामला चल रहे हैं कि वो बात तो ये करते हैं कि अलग रहेंगे, लेकिन बाद में वहीं उन्हीं के साथ जाकर क्रिकेट का मैच भी खेलते हैं। 10 सेकंड का क्लिप सुनिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। और अवाम का मैंडेट जिसके पास नहीं है वो मेरी कौम के फैसले नहीं करेगा। मेरी कौम के फैसले मेरी कौम खुद करेगी। मैं उन लोगों के हाथों में अपनी कौम के फैसले नहीं दे सकता जिनकी अपनी जबान नहीं है, जो तोते की तरह किसी और की जबान अपने मुंह में डालकर बोलते हैं। यही वो लोग थे जब आफाक जुनूबी सिंध सूबे की बात करता था तो असेंबली में खड़े होकर इन्होंने कहा हमने कब सूबे की डिमांड की? कोई करारदाद बता दो कि हमने सूबे की डिमांड की है। जब तुम सूबे की उस वक्त मुखालफत कर रहे थे तो आज किसके इशारे के ऊपर आज सूबे की हिमायत और सूबे की बात कर रहे हो? अच्छा, अब मामला यह है कि ज़ाहिर 2/3 अक्सरियत का मामला है और 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 2/3। ये तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि इनका जो नुक्ता नजर है वो ये है कि जनाब अर्बन सिंध की तरफ से पूरा सूबा बना जाए, सिर्फ कराची को सूबा ना बना जाए, वरना उसके बाद जो महाजिरों का हाल जो दूसरी जगहों पर दूसरे इलाकों में मौजूद है उनके साथ बहुत बुरा होगा और ये मुनासिब नहीं है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और उन्होंने एमक्यूएम के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये कहा कि जनाब ये एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर खेल रही है, ये उनका इल्जाम है, ये मेरी तरफ से नहीं। अब आइए अगले सवाल की तरफ। और जाहिर है 2/3 अक्सरियत एक बहुत बड़ा मसला है और शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा था 2/3 अक्सरियत का। 22वें मिनट पर उन्होंने इसका जिक्र किया। इधर शर्जील इनाम मेमन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन मौजूद है कि सूबाई असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से अलहदा सूबे की पहले करारदाद मंजूर करे, और यह हकीकत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन मौजूद है। अब शर्जील इनाम मेमन ने तो कहा, अब इनका कहना यह है आफाक अहमद साहब का कि हाँ 2/3 अक्सरियत हो सकती है। अब मेरे लिए भी बड़ा हैरान था कि 2/3 अक्सरियत हो सकती है। उन्होंने कहा कि जनाब मर्दमशुमारी अगर आप सही तरीके से करवा दीजिए और अगर आप बिल्कुल ठीक मर्दमशुमारी करवा देंगे तो इस वक्त जो सिंध अर्बन है उसकी पॉपुलेशन पाकिस्तान जो सिंध का देही इलाका है उससे ज्यादा है, और अगर ये सही मर्दमशुमारी हो गई तो सिंध असेंबली में 2/3 अक्सरियत हो जाएगी और उस सूरत हाल में सूबे का ऐलान हो सकता है। जो बड़ी खबर थी ना मेरे लिए, जो बड़ी खबर थी और वो ये थी कि आफाक अहमद साहब ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। सुनिए क्या बात कर रहे हैं वो, कालाबाग डैम की हिमायत का क्या जुमला कहा उन्होंने। हुकूमत से वफाक से मुतालबा करता हूं कि जहां बहुत बड़े बड़े फैसले आपने आवाम की मर्जी के खिलाफ किए हैं, वहां आवाम की ख्वाहिश के ऊपर चंद लोगों की मुखालफत की परवाह किए बगैर अगर कालाबाग डैम ज़रूरी है तो कालाबाग डैम भी बनाया जाए और पाकिस्तान में नए डैम बनाए जाएं ताकि पानी को महफूज किया जा सके और उसको इस्तेमाल किया जा सके। अब उन्होंने कहा
कि जनाब यहाँ पर खुलेआम सिंधु देश के नारे लगाए जा रहे हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए। अच्छा, ये सबने देखा भी कि पाकिस्तान की किस तरीके से बात हुई। इन्होंने कहा कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब पर अगर कोई उनका गाना बजा देता है तो यहाँ पर लोगों की अरेस्टिंग हो जाती है, जबकि जो लोग इस वक्त सिंधु देश का नारा लगा रहे हैं या पाकिस्तान की तकसीम की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपने खिताब के 44वें मिनट पे उन्होंने कहा, जरा सुनिए क्या कहा है, 10 सेकंड का एक क्लिप सुनिए। बाकायदा 14 अगस्त को पूरे सिंध के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। जीए सिंध के लोग बाकायदा हल्फ उठा रहे थे और उनके बाकायदा चेहरे दिखा कर सोशल मीडिया के ऊपर उनके कैमरे घूम रहे थे और तमाम लोगों के चेहरे दिखाए गए। मेरी कौम के मासूम बच्चे अल्ताफ का गाना सुन ले तो पूरे खानदान उड़ जाते हैं। और आज पूरे शहर में, पूरे सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगते रहे, हल्फ उठाए जाते रहे कि हम सिंधु देश से वफादारी का हल्फ उठाते हैं, हम पाकिस्तान को 2 लख करके या तोड़कर हम सिंधु देश बनाएंगे, हम जीएम सैयद के नजरिए से वफादारी का हल्फ उठाते हैं। कोई एक शख्स गिरफ्तार हुआ? ये दोहरा मयार क्यों है? अच्छा, अब उन्होंने कहा कि दूसरा उनका मामला ये था, वो कह रहे हैं कि जो इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मर्जी और मंशा से हो रहा है कि जो सिंध में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और वफाक से उन्होंने मुतालबा किया कि इन पर पाबंदी लगाई जाए। अपने खिताब के 45वें मिनट पर उन्होंने ये बात कही। मेरा ये दावा है कि पीपल्स पार्टी जीए सिंध को पाल रही है, जीए सिंध को फंड देती है, जीए सिंध की सरपरस्त है। मैं वफाक से मुतालबा करता हूं कि जीए सिंध जो अलहदगी पसंद तंजीम है, जिसके परचम के ऊपर बाकायदा हथियार जो कुल्हाड़ी बनाई है, ये बाकायदा एक तसादुम की अलामत है और ये झंडा शहरों में लगाकर वो बाकायदा मुल्क के खिलाफ नारे लगाते हैं। अब पूरा नतीजा क्या निकला है, जो सारी हाइप है वो क्या है? इनका मुतालबा ये कि जनाब जुनूबी सूबा सिंध होना चाहिए, वहां के महाजरों को यहाँ के महाजरों की और जमीन की तकसीम नहीं होनी चाहिए। 2, इनका कहना है कि जनाब अगर अल्ताफ हुसैन साहब के गाने पर पाबंदी लग सकती है तो फिर जो दूसरा जो सिंधु देश का नारा लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ पाबंद नारे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है और उनके खिलाफ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर गेम कर रही है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी सिंध हुकूमत सरपरस्ती कर रही है? ये वो तमाम मामलात हैं कि जो यहाँ पर गुफ्तगू हुई है। अब इसका नतीजा क्या अक्स कर सकते हैं? अच्छा हाँ, दूसरा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अपनी 12 तारीख वाली जो उनकी 12 अप्रैल की थी, उन्होंने इल्जाम आयद किया है, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा मेरे अपनों ने मेरे खिलाफ साजिश की थी और उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को मिलाकर कहीं पर बैठे और उनको शिकायतें दर्ज करवाई और मेरे खिलाफ ये सारे मामलात किए। उन्होंने कहा कि वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर हमारी एंट्री हो या यहाँ पर महाजर नाजरिए की बात, ये उनका मौक़िफ़ है। अब ये बराह रास्त दायरे एमक्यूएम पर है या बिलवास्ता तौर पर एमक्यूएम है या पीपल्स पार्टी पर है, इसका जवाब तो देंगे। लेकिन ये सारी बात हो चुकी है और अब उन्होंने वहां का अपना तंजीम साजी का भी ऐलान कर दिया। तो बड़ी खबर है कि सूबे के मामले पर मेरा ख्याल से पहली बार जो है वो खुलकर जो अपना मौक़िफ़ बयान किया है वो महाजर कौमी मूवमेंट ने किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान कराची सूबे की बात कर रही है और कह रही है, अभी उन्होंने कराची सूबे की बात नहीं की, वाज़ेह तौर पर नहीं, उन्होंने सिर्फ सूबे सिंध में सूबे बनाने के मुतालबे की बात की। लेकिन अब देखना ही है कि सिंध असेंबली के अंदर ये आते हैं और सिंध असेंबली के अंदर ये मुतालबा करते हैं या नहीं करते, ये बड़ा अहम जुज़ होगा। अच्छा, इस हवाले से अभी तक अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम का कोई स्टेटमेंट सामने, वाज़ेह स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि वो सूबे की तकसीम के हवाले से या सूबों के कयाम के हवाले से क्या सोच रखती है या क्या मामला उनके हैं, ये अभी तक वहां से वाज़ेह क्लियर नहीं हो सका कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब आइए अगली खबर की तरफ। मैंने आपको खबर दी थी कि बहुत सारे जो सूबाई गुजरा हैं, आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ आए थे तो उनकी मुलाकात हुई है और रात गए ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में तो नहीं हुई है, कुछ कारकर्दगी के हवाले से थी, कुछ और मामलात में थे। कुछ लोगों ने एक अलग से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वो ये कहते हैं कि जनाब सईद गनी साहब की वहां बहुत इंसल्ट की गई, सईद गनी साहब को ये किया गया, वो किया गया। फेक है, झूठ खबर है। मैं आपको बहुत क्लियर से बता रहा हूं, वहां सबसे बात हुई है, किसी से बात परस हुई है, किसी की जाहिर एक पार्टी का सरबराह है, वो अगर बात करेगा तो बहुत सारे अच्छे और बुरे तमाम पहलुओं पर नुक्ता नजर से बात करेगा, लेकिन किसी की तजलील वाला मामला नहीं हुआ कि जिसको आप ये कहेंगे किसी को डा हुआ है, किसी के साथ ये मामला हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है। सईद गनी साहब के भाई का मसला है,
मैं ये समझता हूं सईद गनी साहब के भाई के हवाले से, मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारे नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारे बेतहाशा इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम खबर जब दें तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक बुनियादों पर हो कि ये हो रहा है और ये हुआ है। मैं उसमें तज्जिए का तड़का बाद में लगाऊंगा, मैं बता दूंगा कि ये मेरा तज्जिया है, लेकिन असल में जो सईद गनी साहब के भाई के साथ हुआ वो एक रूटीन मैटर था। लेकिन बस वो जाहिर है कोई ताकतवर लोग होते हैं उनसे, तो उनके साथ ये मामला हुआ। लेकिन जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये भी इल्जाम लगाना शुरू कर दे कि सईद गनी का महमूदाबाद के छनेसर कोट के अंदर अपना होल्ड नहीं, अपना एक असर रसूख है उनका एक सियासी कद बन चुका है, जमीन से आए हुए आदमी है, बाप दादा के जमाने के ज़ाहिर वडेरे नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है उनकी, उसमें अगर आप ये कह सकते हैं कि ये जो मामला हुआ है ये मामला इतना बड़ा नहीं था, मेरा जाती ख्याल है कि इतना बड़ा नहीं था, ये हो जाता है, तसादुम हो जाता है, किसी मामला होता है, लेकिन इसको इतना बड़ा बनाकर पेश किया गया कि जनाब पता नहीं क्या कोई मामलात हो रहे हैं, क्या मामलात हुए, ये ठीक नहीं था। सईद गनी साहब के साथ भी जो वहां पर हुआ है, शजील इनाम मेमन के साथ हुआ, इख्तलाफ अपनी जगह पर हो सकता है, लेकिन वो सारी कंडीशन नहीं हुई। कोई पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, कोई क्या बकवास कर रहा है। सईद गनी साहब के साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े लोगों ने शायद इसलिए खुलकर बयानात नहीं दिए हों कि वो भी बड़े लोगों से थोड़े से खायफ रहते हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी फाइल्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सईद गनी साहब के पास जो नीचे की उनकी पूरी पार्टी है वो उनके कंट्रोल में, और बहुत लोग उनकी सपोर्ट के अंदर नीचे मौजूद है। ये आगे वक्त बताएगा कि क्या होगा। अभी क्योंकि उनकी पार्टी की तंजीम साजी हुई है, उनकी रऊफ नागौरी साहब उनके जनरल सेक्रेटरी आए हैं, उनकी डिस्ट्रिक्ट, उनकी पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी हुई है सिलसिला, तो कुछ लोग बेवजह अफवाहें उड़ा रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ओवरऑल आप बात करें तो उनके ऊपर थोड़ा सा गहरा तंग हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल केस पर बात करेंगे तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा। ना ही आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो है वो सईद गनी साहब हो या उनके साथ कोई बहुत ज्यादा ऐसा मामला नहीं हुआ जिसे बहुत सारे लोग पता नहीं क्या बयान कर रहे हैं, और हर तंगे तौर पर वो बयान कर रहे हैं कि सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, यानी मुराद अली शाह थे, सईद गनी थे और ज़रदारी साहब थे, और मुझे पता चला है कि जी जनाब उनके दरमियान ये हो गया और ये हो गया, यूं हो गया। वो मेरे भाई बात सुने, मैं आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी जानता हूं, मैं मुराद अली शाह साहब को भी जानता हूं, मैं सईद गनी साहब को भी जानता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इनके साथ कमरे में कोई भी बात हुई हो ना, ये इतने पक्के लोग हैं कि ये आपको बाहर निकल कर नहीं बताएंगे, और आप एक सहाफी को जो सारी तफसीलात बताएंगे, ये मुमकिनात में से नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मेरा ओपिनियन नहीं, मेरी खबर है, ये मेरी खबर है, मैं तबसरा नहीं कर रहा, खबर है। चाहे पार्टी चेयरमैन है, बहुत सारी बातों में बात हो सकती है, बहुत सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी को नहीं कहा गया कि निकल जाओ मेरे सामने से, हटा दो, और मैं यूं कर दूंगा और मैं यूं कर सकता था। वो किसी लोगों ने मुझे क्लिप भेजे, जब मैंने कंफर्मेशन की तो ऐसा कोई मामला नहीं है। सईद गनी पर ये थोड़ा सा किसी और जगह से थोड़ा सा प्रेशर है, ये निकल जाएगा, ये आपको महीने 15-20 दिन के अंदर इसमें बहुत कुछ तब्दील होता हुआ नजर आएगा। ये मेरी खबर है और मैं इस खबर पर कायम हूँ। ये मेरी खबर है और मैं इस पर कायम हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा। जो कुछ भी हुआ है वो बड़ी खबर थी और बड़ी है, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारे मामला मुझे एक साथ डिस्कस करने हैं, तो बहुत ख्याल से वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीलॉग में आपको मैं मजीद तफसीलात दूंगा, बहुत सारे मामला दूंगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए।